ठीक है बच्चे, हम नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी। सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 इसको डिफाइन करता है। तो इनवॉइस का बेसिक मीनिंग होता है जो हम बिल बना के देते हैं। अब ये जीएसटी का बिल है। जब हम जीएसटी में बिल की बात करेंगे तो हर वो इनवॉइस जो कि किसी भी सप्लाई से रिलेटेड है, चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो या वो सप्लाई आपके सर्विसेज की हो सकती है, उस सप्लाई के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया है, जो भी बिल बनाया है, उसको हम कहेंगे टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस जीएसटी के अंदर जब इशू किए जाएंगे तो सेक्शन 31 में जितने रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए हम इनवॉइस इशू करेंगे। सेक्शन 31 का पार्ट 1 गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस को डिफाइन करता है और 31 का सबसेक्शन 2 कहता है कि आप सर्विसेज के लिए टैक्स इनवॉइस कैसे इशू कर सकते हो। टैक्स इनवॉइस एक ऐसा कमर्शियल डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज या जो दोनों सप्लाई कर रहे हैं वो इशू करेगा और किसको देगा? रिसिपिएंट को। यानी कि गुड्स या सर्विसेज बेचने वाला खरीदने वाले को एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसके ऊपर सप्लायर का पूरा नाम, रिसिपिएंट का नाम, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से गुड्स या सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो, कितने अमाउंट वाली कर रहे हो, उनके ऊपर कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कौन सी स्टेट से वो सप्लायर रिलेटेड है, ये सारी डिटेल्स आप जब प्रॉपर मैनर में लिख के दोगे तो हम कहेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसिपिएंट को उसके द्वारा की गई सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू किया। टैक्स इनवॉइस एक एविडेंस की तरह काम करता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बताएगा कि आपने इतने अमाउंट की गुड्स इशू की हैं और इनके ऊपर इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर आप इनवॉइस इशू करते हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है जीएसटी में। बच्चे जो मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप जो नोट्स पढ़ते हो, जो बुक पढ़ते हो, उसमें लिमिटेड होता है। जब आप जीएसटी रिजाइन में इनवॉइस इशू करते हो तो एक मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे आपने अपना सिंपल पढ़ा हुआ है कि आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू मैच होने चाहिए, यहाँ पे सेम वही चीज़ आएगी। जितने आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं जीएसटी में डुप्लीकेशन से बचने के लिए और आईटीसी की अवेलेबिलिटी के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई व्यक्ति तभी ले सकता है जब उसके द्वारा इशू किए गए इनवॉइस यानी आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस उसकी इनवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस से मैच करते हों। आई रिपीट, जब किसी व्यक्ति द्वारा जो उसने इनवॉइस इशू किया है वो वाले इनवॉइसेस, दूसरा जो उसने इनपुट्स खरीदे थे वो वाले इनवॉइसेस यानी आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइस और इनवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस, ये दोनों मैच होने चाहिए ताकि आपने वही गुड्स सप्लाई की हो जो गुड्स आपने खरीदी थी। तो ही अगर वो मैच होता है तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके इनपुट और आउटवर्ड सप्लाईज के इनवॉइसेस मैच नहीं होते तो हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। आपने पढ़ा हुआ है जीएसटी में टैक्स दो तरह से दिया जा सकता है। फर्स्ट, आइदर बाय सप्लायर इफ सप्लायर रजिस्टर, और सेकंड, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो बोलो बेटा तो रिसिपिएंट। अब हमने टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अब बात फिर से वही आ गई, सप्लायर तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो फिर अब यहाँ पे इनवॉइस कौन इशू करेगा? रिसिपिएंट। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होगा ताकि आईटीसी क्लेम की जाए। अगर किसी सप्लायर के इनवर्ड इनवॉइसेस और आउटवर्ड इनवॉइसेस मैच नहीं करते तो वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम कर रहे हैं कि जो इनवॉइस इशू किया जा रहा है, अपने नोट्स में देखिए, जो आप इनवॉइस इशू करोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 ये सिंपल इनवॉइस को शो करता है। सिंपल इनवॉइस
सेक्शन 2 सबसेक्शन 66। आप इसका सेक्शन चाहे तो ना भी याद रखना। इनवॉइस का मतलब टैक्स इनवॉइस, जब हम जीएसटी के टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे तो वो सेक्शन 31 में आता है। ये क्या क्या बताता है, इसको हम इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर नीड ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी आप कह सकते हो। पहला, ये किसी एविडेंस की तरह काम करता है जिसके बेसिस पे आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है। दूसरा, ये आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और तीसरा, ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताता है, आपने किस दिन किस टाइम सप्लाई की, या फिर आपने इनवॉइस किस दिन इशू किया। उसके बाद हमने इसमें एक टर्म पढ़नी है, बिल ऑफ सप्लाई। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनवॉइस और बिल में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस आप सुनोगे। दो चीज़ें यहाँ पे आपके पास आएंगी। इनवॉइस, यहाँ पे सेक्शन 31 पूरा का पूरा इनवॉइस से रिलेटेड है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके पास बिल ऑफ सप्लाई वर्ड भी आएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस से पहले आप बिल ऑफ इनवॉइस सुन लीजिए, बिल ऑफ सप्लाई सुनिए। बिल ऑफ सप्लाई तब इशू किया जाएगा जब आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, यानी कि दोनों में से एक ही चीज़ आप इशू करोगे, या तो बिल ऑफ सप्लाई या फिर टैक्स इनवॉइस। जब आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे तो वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा, और वो उन कंडीशन में करेगा। दो कंडीशंस में बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, जब रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में आता है। दूसरा, जब वो रजिस्टर्ड पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो आई रिपीट, बिल ऑफ सप्लाई दो कंडीशंस में इशू किया जाएगा, वहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा। फर्स्ट केस, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम वाला है तो। सेकंड कंडीशन, जब रजिस्टर्ड पर्सन नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। जब कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन इशू करेगा तो वो उसके ऊपर क्लियर लिखेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स की रेट्स कम होती हैं और कंपोजिशन वाला पर्सन आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए जब वो बिल बनाएगा तो बिल के ऊपर क्लियर मेंशन करेगा आईटीसी नॉट एडमिसिबल, वो लिख के देगा। दूसरा केस हमने पढ़ा है, सेकंड केस, अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी जब आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे तो उसके ऊपर क्लियर मेंशन किया जाएगा दैट सप्लाई इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आइदर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आप इतना नहीं याद रख सकते हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस में डिफरेंस होता है। बिल ऑफ सप्लाई या तो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा या फिर ऐसा पर्सन इशू करेगा जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हों। और जब भी इस तरह का बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा तो इसके ऊपर आईटीसी भी नहीं मिलेगा, वो उनको अपने बिल के ऊपर मेंशन करना ज़रूरी है। दूसरी साइड पे आते हैं टैक्स इनवॉइस। हर रजिस्टर्ड पर्सन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई बिजनेस एंटिटी हो, कोई भी हो, हर रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी है, चाहे उसने टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की हो, चाहे उसने टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई की हो। आई रिपीट, अगर इसने टैक्सेबल सप्लाई की है तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बच्चे डिफरेंस क्लियर है? आपके पास शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ सकता है टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है। अगर क्लियर नहीं है तो बताओ, अगर क्लियर है तो भी बताओ। मैम क्लियर है तो रिपीट करो फिर जल्दी से, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है। मैम बिल ऑफ सप्लाई तब देंगे जब हमारा क्या था। मैम हम बताएं। हाँ जी।
मैम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा कंपोजिशन स्कीम वाले को और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को, और टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा टैक्सेबल सप्लाई में। हाँ, वो टैक्सेबल सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। अब ये था आपका पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस पे आइए बच्चे, ये शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इतना स्ट्रेस दे के करा रही हूँ। पूरे चैप्टर में आप सिर्फ इनवॉइस पढ़ोगे, बिल ऑफ सप्लाई आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा डिफरेंस देखिए, अगर आप जो सप्लाई कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हो चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, तो ऐसी सप्लाई की वैल्यू अगर 200 रुपीज़ से कम है, 200 रुपये से कम की वैल्यू का आप कुछ भी खरीद रहे हो, तो ना तो बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा, ना ही टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। क्लियर? यस मैम। 200 रुपये से कम की सप्लाई आप कर रहे हो, नाइदर टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड नॉर बिल ऑफ सप्लाई विल बी इशूड। कंडीशनली, अब कंडीशन आती है, टैक्स इनवॉइस तो तब भी इशू नहीं होगा अगर 200 रुपये से कम की सप्लाई है, तो कस्टमर अगर रिक्वेस्ट करे तो सप्लायर बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देगा। आई रिपीट, अगर आपकी कोई सप्लाई की वैल्यू 200 रुपये से कम है, 200 या 200 से कम है, तो इसके लिए ना तो टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है और ना ही बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर या कोई रिसिपिएंट रिक्वेस्ट करे तो सप्लायर उसके लिए सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। अब बात आती है टैक्स इनवॉइस की। टैक्स इनवॉइस हमेशा फ्रेश इशू किया जाता है। आप यहाँ पे एक टर्म पढ़ोगे, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करता है और दूसरा उसको रजिस्ट्रेशन किस दिन मिला। आई रिपीट, किस दिन अप्लाई किया और किस दिन मिला, ये दोनों डेट्स में डिफरेंस हो सकता है। जब फर्स्ट कंडीशन हमने कही, उसने अप्लाई किया, अप्लाई करते ही, क्योंकि अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि वो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गया था, तो उसने अप्लाई किया। अप्लाई करते ही उसने बिल या इनवॉइसेस इशू करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन ग्रांट होके आया, जिस दिन उसके पास सर्टिफिकेट आया, उस दिन से लेके एप्लीकेशन वाले यानी बैक डेटेड वो वाले सारे इनवॉइसेस उसने दोबारा से इशू किए, उनको हम कहेंगे रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस इसलिए इशू किए जाएंगे और वो जीएसटी के अंदर परमिसिबल हैं, उनकी परमिशन दी गई है, ताकि वो रिसिपिएंट ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि वो एप्लीकेंट एप्लीकेशन वाले दिन से लेके सर्टिफिकेट वाले दिन तक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सके। बच्चे क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बोलिए, अभी ये डाउट क्लियर कर लो, चैप्टर निकल गया तो बाद में रह जाएगा। एक बार अगर किसी को क्लियर है तो कोई रिपीट कर सकता है? यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम, जब हम रजिस्ट्रेशन कराने की डेट और हमारी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड करने की डेट अलग अलग होती है, तो मैम जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और जब हमारी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होती है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है डेट में, तो जब हमने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, हम तब से ही इनवॉइस इशू कर सकते हैं। हाँ। पर जब हमारी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड हो जाती है, इसके बाद हम अपने सभी इनवॉइस को दोबारा से हाँ। इशू करते हैं, इसे रिवाइज्ड इनवॉइस कहते हैं। हाँ, अब बच्चे सब बच्चों, काजल ने जो बोला ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे ना काजल ने गलती कर दी और आप में से किसी ने पकड़ी भी नहीं। वो ये था, इसने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। बच्चे, ग्रांट होने के बाद एक प्रोसेस, एक स्टेप और बचता है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट। जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आपने अच्छे से वो लेक्चर किया है तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो वीडियो बना के दिया था, नोट्स भी बिल्कुल सिंपल है, उनको प्लीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखो अच्छे से, हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
3 स्टेप होंगे। पहला अप्लाई करना, दूसरा आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो ग्रांट मिलेगी आपको, आपका एप्लीकेशन तब ग्रांटेड हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बाकी दोनों प्रोसेस भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ठीक है काजल? यस मैम। तो अब आप ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं बोलोगे, सिर्फ ग्रांट मिल गई तो उसके बाद जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक कोई सप्लायर आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता और वो इन्वॉइसेस भी इशू करेगा तो वो वॉइड हो जाएंगे। चलो ठीक है। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई का डिफरेंस यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चे? जी यस मैम। अच्छा, अब हम इनको करेंगे कैसे कैसे इशू करना है, पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं टैक्स इनवॉइस में। पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इसमें एक तो सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होती है, सप्लायर कौन है, उसका सीरियल नंबर, किस दिन इशू किया, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट कौन है। बच्चे यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आएंगी, देखो, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो हो सकता है आपका रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड हो। दूसरा केस, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो हो सकता है आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड ना हो। रिवर्स केस, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन रजिस्टर्ड होगा, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट। तो यहाँ पे टैक्स रिलेटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिसिपिएंट्स इशू करेगा। उसके बाद कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोड अभी बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप कौन सी वाली गुड्स या सर्विसेज के लिए ये बिल बना रहे हो, कितनी क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू यानी अमाउंट कितना है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, टैक्स का अमाउंट कितना है, कितनी % लगनी है, कौन सी जगह से सप्लाई कर रहे हो। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लिया बच्चे। प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कोई पर्सन डिफाइन करता है कि वो यहाँ से या फिर एडिशनल प्लेस को भी रजिस्टर कराना पड़ता है। जहाँ से कोई सप्लाई अफेक्ट होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी हमने लिखना है। ये प्लेस दो होंगे यहाँ पे। पहला आपका हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लायर, दूसरा प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। आई रिपीट, प्लेस ऑफ सप्लाई दो हो सकती हैं। पहला, जब सप्लायर ने गुड्स दी तो प्लेस ऑफ सप्लायर मैंने इसलिए कहा अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे आप लोग अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर लेके आ रहे हो तो वहाँ उसकी शॉप पे ही तो पसंद करके दे देते हो ना। वो आपके घर पे 20-50 रेफ्रिजरेटर उठा के नहीं लाता कि आप इनमें से पसंद कर लो। ऐसे ही होता है ना। जी मैम। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जिस शोरूम पे जाके आपने पसंद किया वो तो सप्लायर का है, रिसिपिएंट का तो नहीं है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लायर। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका रिसिपिएंट की जगह पे हो सकता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई सर्विस करानी, कोई रिपेयर करानी और वो आपके घर पे हो सकती है। जैसे आपने वाइट वॉश कराना है तो वो तो आपके घर पे ही आके होगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का प्लेस होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास एड्रेस ऑफ डिलीवरी, यानी कस्टमर कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद रिवर्स चार्ज की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर। दो चीज़ें यहाँ पे, सिग्नेचर या डिजिटल, इसको क्लियर करो। अगर सप्लायर मैनुअल टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है यानी कि हाथ से लिख के दे रहा है तो वो सिंपल सिग्नेचर करेगा। आई रिपीट, अगर सप्लायर हैंडी टैक्स इनवॉइस दे रहा है यानी कि अपने हाथ से बना के दे रहा है, उसको हम मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल टैक्स इनवॉइस बना रहा है तो सिंपल सिग्नेचर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टैक्स इनवॉइस इशू किया जा रहा है तो डिजिटल सिग्नेचर होंगे। तीसरा केस, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टैक्स इनवॉइस इशू किया जा रहा है तो उसके ऊपर सप्लायर हाथ से दोबारा साइन नहीं करेगा। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यस मैम, क्लियर है। कौन सा पॉइंट, फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा पॉइंट बच्चे? मैम ये तीनों ही पॉइंट। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर। अगर सप्लायर कंप्यूटराइज वे में नहीं निकाल रहा अपना इनवॉइस
तो वो हाथ से बनाएगा, यानी कि प्रिंटेड मैनर में है उसके पास, बस उसके ऊपर वो अमाउंट लिख देगा, आपका नाम लिख देगा और साइन कर देगा। फर्स्ट केस मैनुअल बोलते हैं इसको। दूसरा, अगर आपका सिस्टम से जनरेट हो रहा है, आप कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका जब टैक्स इनवॉइस जनरेट हो रहा है तो उसके ऊपर साइन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होके आएंगे। तीसरा केस, जब आपने टैक्स इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली निकाल लिया तो उसका प्रिंट आउट जब आप रिसिपिएंट को देंगे तो उसके ऊपर दोबारा से फिर से सप्लायर साइन नहीं करेगा। अब क्लियर है सबको? यस मैम, डन। ऊपर मैंने एक पॉइंट छुड़वाया है, कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे ये थोड़ा सा टेढ़ा है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि नेशन वाइड गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, आई रिपीट, पूरे नेशन में आप कौन सी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो उनको ईजिली रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी कोडिंग सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हो सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग का कौन सा फ़ोन? स्मार्टफोन। क्या स्मार्टफोन का सिर्फ एक ही मॉडल है? नो। आप कह देते हो, देखो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं बस वैसे एग्जांपल उठा रही हूँ। मान लीजिए आप कह देते हो सैमसंग की जे सीरीज़, तो सैमसंग, ठीक है, सैमसंग के स्मार्टफोन, ओके। तो आप गुड्स बता रहे हो कौन सी है, कंपनी बता दी, ब्रांड बता दिया, पर्टिकुलर मॉडल बता दिया, आपने कहा जे सीरीज़, लेकिन जे सीरीज़ का कौन सा स्पेसिफिक। तो इन चीज़ों को, यानी हर प्रोडक्ट को अलग से इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोडिंग सेट करते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ मान लीजिए J15 कोई मॉडल है, सपोज कर रहे हैं सिर्फ J15 कोई मॉडल है, तो उसके जितने भी फर्दर आप आगे ऑर्डर सेंड कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी सेंड कर रहे हो, उसके लिए कोड सेट कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि अलग से आइडेंटिफिकेशन देना, हार्मोनाइजेशन यानी कि समान रूप से, ताकि किसी भी राज्य में जब वो गुड्स जाएं तो उनको उस नंबर के बेसिस पे इजीली हम पहचान कर सकें। क्लियर है बच्चे? यस मैम। गुड्स को सभी स्टेट्स में एक जैसी पहचान देने के लिए हम उनकी कोडिंग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं HSN। ठीक है, ये हो गया गुड्स के लिए। हम सर्विसेज के लिए भी करते हैं। जब सर्विसेज को हम अलग आइडेंटिफिकेशन देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको HSN नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ गुड्स के लिए है। सर्विसेज के लिए होता है SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN गुड्स के लिए, SAC सर्विसेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी टर्नओवर, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको टर्नओवर का पॉइंट कराया था, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर किसी पर्सन की टर्नओवर, यहाँ पे कंडीशंस आएंगी, 1.5 करोड़ यानी वो कंपोजिशन वाला है तो उसका HSN क्या होगा। अगर वो कंपोजिशन वाला नहीं है, उसकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1.5 लाख से, तो टर्नओवर कितने डिजिट, तो आपका HSN कितने डिजिट का होगा। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आपका HSN अलग डिजिट्स का होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस मैम। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। बच्चे यहाँ तक पूछना है किसी ने कुछ? बोलो बेटा, जवाब तो दो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं मैम। इजी है ना? इजी है ना चैप्टर? अब इसको फटाफट खींचो, जितना मैंने आज कराना है तुम्हें। पर्टिकुलर सबको क्लियर हो गए? इनकी डिटेल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। आगे आ जाओ, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ठीक है बेटा, मिल गया मैनर। अब ये कहता है जी। जो भी आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, एक तो उसके सीरियल नंबर होते हैं जैसे आपकी बुक के पेजेस में होते हैं। सेम केस इनवॉइस में मिसमैच ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम उनको सीरियल नंबर एलोकेट करते हैं। किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में हम जितने भी टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, टैक्स पीरियड का मतलब बच्चे यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर नहीं लोगे। आई रिपीट,
टैक्स पीरियड यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने जीएसटी में पढ़ा हुआ है हम मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे काम करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए आप जितने इन्वॉइसेस इशू करोगे उनको इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर रहे हो, वो जीएसटी पोर्टल से इशू होते हैं। और जो इन्वॉइस इशू किया जाएगा उसके लिए फॉर्म होता है GSTR-1। इस फॉर्म में किस तरह से इशू करना है? फर्स्ट केस या तो गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए। पहले सर्विसेज पे आ जाओ। सर्विसेज, एक देने वाला एक लेने वाला। देने वाला यानी सप्लायर और दूसरा लेने वाला यानी कि रिसिपिएंट। तो ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के पास जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास जाएगी। सर्विसेज क्लियर? यस मैम। रिपीट करते हैं। अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो ओरिजिनल कॉपी, मान लो मैं कहीं पे कुछ लेने जा रही हूँ, मुझे कोई सर्विस चाहिए, मान लीजिए मुझे फूड की रिक्वायरमेंट है, मैं जहाँ पे जाके ऑर्डर करूँ तो वो मुझे ओरिजिनल बिल देगा ना, नीचे कार्बन कॉपी खुद रखेगा। दूसरा आ जाइए गुड्स के ऊपर। गुड्स के केस में 3 कॉपीज़ बनाई जाएंगी। पहली ओरिजिनल तो हमेशा रिसिपिएंट ही रखेगा क्योंकि उसका अधिकार है, उसकी गुड्स है। दूसरा जो डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाएगी एक ट्रांसपोर्टर को दी जाएगी जो आपके गुड्स को सप्लायर से रिसिपिएंट तक लेके आएगा। आई रिपीट, फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी, 3 कॉपी बनाई जाएंगी गुड्स के केसेस में। पहला ओरिजिनल हमेशा रिसिपिएंट रखेगा। दूसरी डुप्लीकेट कॉपी वो ट्रांसपोर्टर रखेगा जो आपके गुड्स को आप तक लेके आएगा। तीसरी कॉपी ट्रिप्लिकेट कॉपी हम सप्लायर के पास रखते हैं क्योंकि उसे भी प्रूफ चाहिए कि उसने ट्रांसपोर्टर को कौन सी गुड्स सप्लाई की थी और रिसिपिएंट को कौन सी गुड्स दी थी। क्योंकि अगर वो ऐसी तीसरी कॉपी अपने पास नहीं रखता तो वो फ्यूचर में आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाएगा। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बस आपको ना इतना ये नहीं देखना कि इतना बड़ा लिखा हुआ है, बस ये देखो 2 तरह से इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या तो गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए। सर्विस हैं तो 2 ही कॉपी बनेंगी, ओरिजिनल हमेशा रिसिपिएंट रखेगा और नकली वाली कौन रखेगा? सप्लायर। गुड्स हैं तो ओरिजिनल रिसिपिएंट रखेगा, फिर उसकी 1 कॉपी ट्रांसपोर्टर को देंगे, तीसरी कॉपी सप्लायर अपने पास रख लेगा। उसके बाद आगे आ जाओ। कुछ प्रोविज़न्स हमारे पास आते हैं कि अलग अलग टैक्स इन्वॉइसेस हम किस तरह से इशू करते हैं। पहला आ जाते हैं टैक्स इन्वॉइस अगर हम गुड्स के केस में कर रहे हैं। अब देखो हम गुड्स कर रहे हैं, मैंने आपको रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल दिया था। सीधा आ जाओ नीचे पॉइंट्स पे। फर्स्ट केस, अगर आपकी गुड्स मूव कर रही हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो जिस दिन आपकी गुड्स मूव हो रही हैं या तो उस दिन या उससे पहले। आई रिपीट, जिस दिन आपकी गुड्स मूव हो रही हैं तो मूवमेंट के केस में या तो मूवमेंट से पहले या मूवमेंट के टाइम पे आप बिल इशू करोगे। दूसरा, अगर गुड्स मूव नहीं हो रही तो जिस टाइम पर आप कर रहे हो या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उस टाइम पे आपका इनवॉइस इशू होगा। दूसरा केस सर्विसेज के लिए नॉर्मली हमने जब भी सर्विस दी होती है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे इनवॉइस इशू करना होता है। आई रिपीट, जिस दिन कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो या तो सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या फिर सर्विस के टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना ज़रूरी है। नॉर्मली 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई सिक्योरिटी सर्विसेज वाली कोई कंपनी है, वो अपनी सिक्योरिटी वाली सर्विसेज दे रही है किसी ज्वेलर्स को। किसी ज्वेलर को अगर वो अपनी सर्विसेज दे रही है, उसकी कोई एग्जीबिशन है, मान लीजिए वो दे रहे हैं 5 जून को। जून चल रहा है तो आपका जून वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। 5 जून को उसने सर्विसेज दी तो या तो वो 5 जून को बिल जनरेट कर दे या फिर उसको 30 दिन का टाइम मिलेगा। तो 5 जून से आगे 30 दिन, बोलो बच्चे, 5 जून से आगे 30 दिन, 4 जुलाई, 30 डेज। 4 जुलाई तक सप्लायर टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकता है। अदर केस 45 डेज मिलते हैं। कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसी इंस्टीट्यूट्स के लिए जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए टाइम है 45 डेज़ का। उसके बाद
सेकंड है रिलैक्सेशन वाला पॉइंट, यानी कि अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि टैक्स लायबिलिटी को शो करता है तो उसको भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। लास्ट में लिखा शैल बी डीम्ड टू बी टैक्स इनवॉइस, मान लिया जाएगा। दूसरा है नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को। गुड्स के केस में हमने कहा अगर गुड्स मूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मूव हो रही हैं तो हम कहेंगे उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना है, मूवमेंट से पहले। दूसरा, अगर गुड्स मूव नहीं हो रही तो जिस टाइम पे गुड्स की डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे हम टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के लिए 30 डेज़ का टाइम है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज को चाहे वो अपनी सर्विस दे चुका है उसके 30 दिन तक का उसके पास टाइम है, या तो वो सप्लाई के टाइम पर, यानी कि जैसे मैंने आपको 5 जून का डेट बताया, चाहे वो 5 जून को टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है या फिर 4 जुलाई तक कर सकता है विदिन 30 डेज़। लेकिन अगर बैंकिंग है, कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो ये सर्विस देने के 45 डेज़ के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगी। अगर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की परमिशन से कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी शो हो सकती है उसको हम डीम्ड टू बी टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। उसके बाद अगर आपने या फिर कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने अगर कहा है कि टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है तो भी हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। रिवाइज्ड नोटिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके डायग्राम पे आइए, किस टाइम इशू करना है, विद इन 1 मंथ। रिवाइज्ड इनवॉइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करने हैं। किन ट्रांजैक्शंस के लिए, जब तक आपका ये पूरा प्रोसेस चला, यानी कि एप्लीकेशन से लेके सर्टिफिकेट आने तक। तीसरा, क्यों करता है वो ऐसा, ताकि वो आईटीसी ले सके। चौथा, टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है जब आपकी सप्लाई 200 रुपये से कम है। 5th पॉइंट पे आइए, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, या तो कंपोजिशन स्कीम वाला हो या फिर नॉन टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या आएगा, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, किस दिन इशू किया, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कौन है, कोड जो हम पढ़ चुके हैं, HSN वगैरह, कौन सी गुड्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी, और सिग्नेचर। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका देखिए, नो बिल ऑफ सप्लाई इशूड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि 200 रुपये से कम है तो हमें इशू नहीं करना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है रिसिप्ट वाउचर। 6th पॉइंट, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी सप्लाई के लिए, आई रिपीट, कोई रजिस्टर्ड सप्लायर जो उसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करनी है, सप्लाई करने से पहले ही रिसिपिएंट उसे कुछ एडवांस दे रहा है, उसको हम कहेंगे रिसिप्ट वाउचर। कोई रजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई का ऑर्डर ले रहा है लेकिन उसने अभी तक सप्लाई नहीं की, तो सप्लाई करने से पहले ही उस सप्लाई के लिए उसे अगर कुछ एडवांस रिसीव हो गया है तो उसको हम कहेंगे रिसिप्ट वाउचर। उसको इशू करना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ का प्रूफ रहे कि उसने रिसिप्ट ली है, उसने पेमेंट एडवांस ली है। और रिसिपिएंट क्या इशू करेगा बदले में, पेमेंट वाउचर, कि वो सप्लायर को पेमेंट कर चुका है। ठीक है बच्चे, रिसिप्ट वाउचर क्लियर है? कब और क्यों इशू किया जाएगा, कब इशू किया जाएगा, जब किसी सप्लाई के बदले में हमें एडवांस दिया गया। क्यों, ताकि उस एडवांस का हमारे पास एक सबूत बना रहे कि हमने पेमेंट रिसीव की है। रिफंड वाउचर, वाउचर जो अभी हमने पेमेंट लिया था एडवांस में, हमने एडवांस में पेमेंट तो ले ली लेकिन हमने सप्लाई नहीं की तो हम उसका वापस कर देंगे, रिफंड वाउचर। इसका फर्स्ट केस कह रहा है अगर हमने एडवांस पेमेंट ले ली है, एडवांस पेमेंट ले ली लेकिन आप सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे, सप्लाई नहीं कर रहे तो हम उसके पैसे वापस कर देंगे। अगर रिवर्स चार्ज की बात आती है, RCM यानी रिवर्स चार्ज है तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, सप्लायर तो नहीं है टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे रिसिपिएंट रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि RCM के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डायग्राम में आइए, कौन इशू करेगा, रिसिपिएंट करेगा जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद पेमेंट वाउचर RCM में। अब आपने 2 चीज़ें बच्चे यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर रिवर्स चार्ज वाला सिस्टम फॉलो होता है
तो रिसिपिएंट दो चीज़ें इशू करेगा। पहला, एक तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, दूसरा वो पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस सप्लाई। कॉन्टिन्यूस सप्लाई का मतलब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी अनुबंध के अंतर्गत रिसिपिएंट को लगातार गुड्स सप्लाई कर रहे हो। दो केसेस, या तो गुड्स का है या सर्विसेज का है। अगर आप गुड्स उसे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सप्लाई कर रहे हो तो आप जब भी उसको सप्लाई कर रहे हो, पीरियोडिक बेसिस पे आप जब प्रूफ्स बना रहे हो तो आप इनवॉइसेस इशू करोगे। यानी कि जैसे हम कहते हैं क्वार्टर बेसिस, अगर हम सप्लाई कॉन्टिन्यूसली पूरे साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आप हर क्वार्टर पे कितनी आपने सप्लाई की हैं उसके लिए आप जनरेट कर दोगे अपना इनवॉइस और अपने रिसिपिएंट को भी सेंड कर दोगे। लेकिन अगर सर्विसेज हैं, आप 3 मंथ्स से ज़्यादा अगर किसी को कॉन्टिन्यूस सर्विस दे रहे हो तो भी आपको उसके लिए इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस का, ये हो गया। डायग्राम पे आइए बच्चे, ए पार्ट का डायग्राम। जब आप गुड्स की बात कर रहे हो, अगर आप जब लगातार गुड्स किसी रिसिपिएंट को इशू कर रहे हो तो आपने जितने भी उस सप्लाइड गुड्स के लिए रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं तो आप रिसिपिएंट को वो रिकॉर्ड्स शो कर दोगे। तब आप इनवॉइस कब बनाओगे? या तो जब आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो उस टाइम या उससे पहले, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आप रिसिपिएंट को इशू करोगे। दूसरा, अगर आप स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हो, पेमेंट्स की बात कर रहे हो, तो आपको कॉन्टिन्यूसली जो सप्लाई के लिए पेमेंट मिल रहा है, जब भी आपको पेमेंट मिल रहा है, आपको वो पेमेंट जब रिसीव हो रही है या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। सेम केस सर्विसेज की सप्लाई के लिए, अगर आपको पेमेंट की डेट पता है तो पेमेंट वाली डेट वाले दिन या उससे पहले आप इनवॉइस इशू करोगे। आपको पेमेंट की डेट निश्चित नहीं है, नहीं पता, तो जिस दिन आपको यानी सप्लायर को पैसे रिसीव हुए उस दिन इनवॉइस इशू किया जाएगा। तीसरा केस, जिस दिन वो सर्विस पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके कंप्लीशन पर हम इनवॉइस इशू करेंगे। लास्ट है हमारे पास इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। आपने ये पढ़ा हुआ है बच्चे, फाइनल अकाउंट्स में हम गुड्स भेजते थे, चाहे तो कस्टमर उसे रख ले चाहे तो रिटर्न कर दे। इस केस में हमने यहाँ पे भी टैक्स इनवॉइस इशू करना है। फर्स्ट केस देखिए, टाइम व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड, आपने गुड्स हटा दी, हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे तो हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। हमने एक पॉइंट पढ़ा है बच्चे, जब हम गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। हम फ्री सैंपल्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सेम चीज़ है, बिल ऑफ सप्लाई अगर इशू किया तो आईटीसी क्लेम नहीं होगा। अगर उसने गुड्स को अप्रूव कर लिया है तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, या तो सप्लाई के टाइम पे या फिर जिस दिन उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर जैसे ही आपने गुड्स इशू करें। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। टफ तो नहीं है? नो मैम। भाई होना तो नहीं चाहिए टफ, क्योंकि मैंने बड़ा सिंपल करके बताया है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।